हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में, उनको पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है, तो इस वजह से आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही दोस्तों इन वीडियो की PDF फाइल, क्विजेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप जरूर इंस्टॉल करें। यहीं पर ई बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसा कि मैं रोज पूछा करता हूँ। पहला था ATP अवार्ड्स 2020 में स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसे मिला? तो ये अवार्ड मिला राफेल नडाल को। हाल ही में किस अभिनेत्री ने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों गौरी खान ने ये पुस्तक लिखी है, जो शाहरुख खान की वाइफ हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के हम लोग पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों बनाया जाएगा राउरकेला, उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अभी हाल में उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने इसकी घोषणा की है। ये हॉकी स्टेडियम दोस्तों 15 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ होगा, 15 एकड़ के क्षेत्र में होगा और इसकी दर्शक क्षमता है 20,000। अच्छा, अभी आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई थी कि उड़ीसा एक बार फिर से दोस्तों करने वाला है मेज़बानी FIH हॉकी वर्ल्ड कप की। तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 वाला होगा, एक बार फिर से उड़ीसा उसकी मेज़बानी करेगा। अभी दोस्तों पिछला वाला जो हुआ था 2018 में, उसकी मेज़बानी भी उड़ीसा ही किया था। तो उड़ीसा के 3 शहरों में इसकी मेज़बानी की जाएगी जो अगला हॉकी का वर्ल्ड कप होगा 2023 का। कौन कौन से शहर? भुवनेश्वर, राउरकेला और सुंदरगढ़। तो राउरकेला में ही ये स्टेडियम बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो आप बताएंगे मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम ये भारत का ही नहीं दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि है गुजरात में, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम। क्लियर? बिल्कुल। उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जानिए। उड़ीसा ये रहा मैप में, ये देखिए। भुवनेश्वर यहाँ की है राजधानी। नवीन चंद्र पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य ये है यहीं पर, और सिमलीपाल अभ्यारण्य में ही दोस्तों अभी ब्लैक टाइगर देखा गया था। आपको याद होना चाहिए ब्लैक टाइगर कहाँ देखा गया? सिमलीपाल अभ्यारण्य में। चंदका हाथी बिहार भी है, उड़ीसा में ही है दोस्तों चिल्का झील यहाँ पर। और चिल्का झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को बंगाल और बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। तो इसी वजह से 1 अप्रैल का दिन चुना गया उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाने की। 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। ठीक है, उड़ीसा स्थापना दिवस। बाद में 26 जनवरी 1950 को दोस्तों स्वतंत्रता के बाद तो अलग किया ही गया है। चलिए अब देखिए किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, इन 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा। अगला देखते हैं। अगला है BCCI ने वर्ष 2022 में होने वाले IPL मैचों में कितनी टीमों को खेलने की अनुमति दी? तो दोस्तों BCCI का AGM अभी हाल ही में हुआ। AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जो वार्षिक मीटिंग होती है एक। तो अभी इसका 89वां AGM था, 89th AGM था, और इसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय रहा वो यही रहा कि IPL मैच 2022 में जो होगा उसमें 10 टीमें खेलेंगी। अब तक जो IPL होता था उसमें 8 टीमें खेला करती थी। इस बार 2 और टीमों को शामिल किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2021 वाले में नहीं, यानी अगले संस्करण में नहीं, इसके बाद जो संस्करण होगा यानी 2022 के संस्करण में। अभी 2020 में हुआ दोस्तों IPL 13, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी डिटेल में, और काफ़ी कुछ जानकारी उसमें हम लोगों ने जाना था। IPL 30 के बारे में सब कुछ जाना था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा ज़रूर। IPL 13 के बाद IPL 14 होगा, सामान्य तरीके से 8 टीमें ही खेलेंगी। लेकिन IPL 15 जो होगा 2022 में, उसमें दोस्तों 10 टीमें खेलेंगी। ओके, और क्या क्या बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं इस AGM में BCCI के। दोस्तों BCCI ने सभी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो हैं उनको कोरोना से हुए नुकसान पर मुआवजा भी देने की घोषणा की है। साथ ही साथ दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप 2021 का होगा, जिसकी मेज़बानी भारत करने वाला है, और ICC का वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा उसकी भी मेज़बानी भारत ही करने वाला है।
इन दोनों में टैक्स में छूट के लिए भी सिफारिश की गई है, टैक्स की छूट के लिए सिफारिश की गई है। साथ ही साथ जो अंपायर्स होंगे, अंपायर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई है, 55 वर्ष से एज बढ़ा करके अब 60 वर्ष कर दिया गया है, 60 ईयर कर दिया गया है रिटायरमेंट एज अंपायर्स का। क्रिकेटर्स को जो इंश्योरेंस किया जाता था, इंश्योरेंस कवर दिया जाता था 5 लाख का, उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी डिसीजन लिया गया है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जो हैं वो फिलहाल के लिए बने रहेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। और साथ ही में राजीव शुक्ला जी को बीसीसीआई का औपचारिक तौर पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के से स्टैटिक भी जान लीजिए। बीसीसीआई की स्थापना दोस्तों हुई 1928 में। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में जो क्रिकेट होता है उसका सर्वोच्च संस्था बीसीसीआई ही है। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी हैं दोस्तों जय शाह। कौन है? जय शाह हैं इसके सेक्रेटरी। ओके, तो ध्यान रखिएगा 2022 में 10 टीमें खेलेंगी आईपीएल में। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग दोस्तों, ये T20 फॉर्मेट में होता है। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दी हुई है। इस बार का जो 13वां संस्करण हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने 5वीं बार खिताब जीता था। ओके, अगला देखते हैं। किस महापुरुष की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर। इनकी जयंती होती है दोस्तों 25 दिसंबर को। अच्छा, 25 दिसंबर को ही एक और महापुरुष की जयंती होती है, मदन मोहन मालवीय जी की। दोनों के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे एक एक करके। पहले हम लोग बात करते हैं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे ये। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री हुए, एक बार 13 दिनों के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए और एक बार अपना पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्तों 13 दिनों के लिए 1996 में बने थे भारत के प्रधानमंत्री। 13 महीनों के लिए 1998 से 1999 में बने। फिर 1999 से 2004 तक इन्होंने अपना एक पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया। इनको दोस्तों भारत रत्न मिला था 2015 में। 2015 में भारत रत्न मिला और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, यानी भारत का दूसरा नागरिक सम्मान 1992 में। बीजेपी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके ये संस्थापक थे। इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। एक महान लेखक, राजनेता और एक महान कवि थे ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका निधन दोस्तों 16 अगस्त 2018 को हो गया। इनकी जयंती पर ही दोस्तों सुशासन दिवस मनाया जाने लगा। सुशासन दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2014 से मनाया जाना शुरू हुआ, राष्ट्रीय सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। मदन मोहन मालवीय जी दोस्तों, इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। महामना की उपाधि इनको मिली थी। महामना मदन मोहन मालवीय एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम में 5 बार माँ आता है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इनके नाम में ही 5 बार माँ आता है। महामना मदन मोहन मालवीय। इनकी इस बार 159वीं जयंती मनाई गई। अच्छा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96th जयंती मनाई गई। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी की 159वीं जयंती मनाई गई। ये दोस्तों BHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। साथ ही साथ दोस्तों ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भी स्थापना की। तो 3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको आपको याद रखना है। BHU के संस्थापक और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ये भी रह चुके हैं। साथ ही में दोस्तों इनको 2015 में इन्हें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही मिला भारत रत्न, लेकिन इनको मरणोपरांत मिला मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी दोनों को ही मिला भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो दोनों की ही जयंती होती है 25 दिसंबर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुशासन दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को याद करते हुए मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में, नई दिल्ली में दोस्तों करेंगे भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन। कब करेंगे? 28 दिसंबर को ये करने वाले हैं। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो होगी, दिल्ली मेट्रो के तहत ये संचालित की जाएगी नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों मैजेंटा लाइन पर ये ऑपरेट की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मेट्रो होती है
उसका वो कलर के हिसाब से रोड मैप होता है उसका, ठीक है। मैजेंटा लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से मैजेंटा जो लाइन होगी उसी पर ये भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। टोटल 37 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। ओके, चलिए अब दोस्तों मेट्रो आया है तो हम लोग भारत में मेट्रो से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाई गई? 1984 में चलाई गई दोस्तों, कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो सबसे पहली मेट्रो भारत की, ठीक है। और दुनिया की अगर पूछा जाए तो लंदन में आप बताएंगे, ठीक है, इंग्लैंड में। इसके बाद दोस्तों भारत में दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? 2002 में हुई, नई दिल्ली में, ठीक है। 2002 में दिल्ली में हुई भारत की दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा की शुरुआत। 2010 एक ऐसा वर्ष था दोस्तों जब कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां रेलवे जोन घोषित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलकाता मेट्रो में ही दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई जानी है। इस पर काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा तो फिर हुबली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलेगी, कोलकाता मेट्रो। ओके, और अभी आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला देखते हैं, किस कंपनी को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसे दोस्तों कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये जो कार्यक्रम था इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया, वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया गया, उसी में इसको अवार्ड देने की घोषणा की गई है। NTPC दोस्तों भारत की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानें। 1975 में हुई थी इसकी स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह जी हैं NTPC के वर्तमान में चेयरमैन। NTPC दोस्तों एकमात्र PSU यानी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग बन गई है जिसे ये अवार्ड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में मिला है। अच्छा, CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी, इससे पहले दोस्तों ये सिक्किम हाईकोर्ट के थे चीफ जस्टिस, लेकिन सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अब आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे JK माहेश्वरी, इनको बना दिया गया सिक्किम हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस, यानी कि अदल बदल कर दिया गया है। देखिए अब अरूप कुमार गोस्वामी जी दोस्तों आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे ही, साथ ही साथ हिमा कोहली आपको दिख रही हैं, इनको तेलंगाना हाईकोर्ट भेजा गया है एज ए चीफ जस्टिस। RS चौहान को दोस्तों भेजा गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना करके। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले भी तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एक्चुअली में बात यह है दोस्तों कि अभी प्रस्ताव भेजा गया है, अभी कंफर्म तरीके से नियुक्ति हुई नहीं है, ठीक है। एक एक करके कंफर्म तरीके से नियुक्ति हो रही है तो मैं आपको उसी तरीके से बताना उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा कि कौन कहाँ पर नियुक्त किया ही जाना है तब तक नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि अभी आपको हर जगह पर सभी वेबसाइट्स पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। और अगर मिलेगा भी तो क्लियर कंफर्म नहीं मिलेगा कि किसको जज के रूप में नियुक्त किया गया है या फिर किसको चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। यही वजह है कि हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे और इसी वजह से मैं आपको इस समय स्टेट के पेज में भी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गलत याद कराने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा ना याद कराओ। तो अभी आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, एक एक करके धीरे धीरे जैसे जैसे कंफर्म होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। फिलहाल 9 जजेस की लिस्ट तो मैं आपको एक बार दिखा ही चुका हूँ कि किसको किसको ट्रांसफ़र किया गया है कहाँ कहाँ पर, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि किसको हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा या फिर किसको जज के रूप में ट्रांसफ़र किया गया है या किसको प्रमोट किया गया है। ओके, तो हम लोग एक एक करके ही जानते चलेंगे। फिलहाल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट दोस्तों भारत का सबसे आखिरी हाईकोर्ट है। भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का ही हाईकोर्ट है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, BCCI ने किसे नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया? दोस्तों BCCI ने अभी हाल ही में चेतन शर्मा को अपना नया मुख्य चयनकर्ता चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया है। BCCI की AGM के बारे में अभी हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे पॉइंट्स देखे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए, नए चीफ सेलेक्टर बन गए हैं चेतन शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के। ओके, तो ये सिलेक्शन कमेटी जो होती है उसके नए चीफ सेलेक्टर होंगे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले सुनील जोशी थे। कौन थे? सुनील जोशी जी थे इससे पहले चीफ सेलेक्टर, लेकिन अभी वो सिलेक्शन कमेटी में हालांकि वो शामिल हैं, लेकिन चीफ सेलेक्टर होंगे चेतन शर्मा। BCCI के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जाना है। हम लोग आज कोच के बारे में जान लेते हैं। इंडिया के जो मेंस क्रिकेट कोच हैं वो कौन है? रवि शास्त्री हैं। वीमेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं?
वो हैं वूरकरी रमन। क्लियर है, ये विमेंस टीम के कोच हैं। MPL को दोस्तों अभी हाल ही में BCCI ने अपना किट स्पॉन्सर चुना था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत से 1.5 लाख टन चावल खरीदने के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने दोस्तों भारत से 1.5 लाख टन चावल खरीदने के लिए समझौता किया है। अगले 3 वर्षों में बांग्लादेश खरीदेगा भारत से इतने चावल। भारत की एक एजेंसी है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम लोग नाफेड के नाम से जानते हैं। नाफेड के नाम से, नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और विजेंद्र सिंह जी हैं इसके चेयरमैन। तो इसी के साथ समझौता हुआ है, यही प्रोवाइड करेगा 1.5 लाख टन चावल, किसको? बांग्लादेश को। क्लियर। भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बांग्लादेश आया है, बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। ये रहा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अब्दुल हमीद यहाँ के हैं राष्ट्रपति। राजधानी है ढाका, मुद्रा होती है बांग्लादेशी टका। संसद का नाम जातीय संसद, राजभाषा है बंगला और सबसे बड़ा नगर है ढाका। अच्छा, अभी भारत के प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जी से मुलाकात किए थे, मीटिंग किए थे। इसमें स्वाधीनता सड़क जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाएगी उसको मंजूरी मिली थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान नामक ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी, ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने स्वच्छता अभियान नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या काम होगा, उद्देश्य क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों गंदे शौचालय और मैनुअल स्क्वेंजर जो होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करने और जियो टैगिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें अच्छे शौचालयों में बदला जा सके। ठीक है, तो इसी वजह से स्वच्छता अभियान नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई द परस्यूट ऑफ जस्टिस नामक आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी की आत्मकथा लॉन्च की गई है, जो कि परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, मरणोपरांत लॉन्च किया गया है इसे दोस्तों द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट द्वारा एक वर्चुअल प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसी में लॉन्च किया गया है। क्लियर, बिल्कुल। पुस्तकें और लेखकों पर अभी हाल ही में मैंने आपको वीडियो दी थी, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो ये तो थे दोस्तों हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आई है वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को क्रिसमस डे ऑफर दिया था, अप टू 70% ऑफ था, हमारे ई बुक्स पर डिस्काउंट था और बहुत से लोगों ने उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश ई बुक्स वगैरह लेने में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था और उन्होंने मौके का फ़ायदा भी उठाया। हालांकि अभी तक किसी का कमेंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको प्रॉब्लम हुई हो, जो पहले ई बुक लिया हो और उसको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी के मन में ऐसी बात हो, तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ई बुक 120 की आती है या 150 की जो ई बुक होती है, 100 की जो होती है, या जो भी हो प्राइस, लेकिन उन लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि वो उपेक्षित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत होता है। तो इस वजह से मैं ऑफ़र दिया करता हूँ और ऐसे खास मौक़ों पर ऑफ़र देता हूँ जिससे कम से कम एटलीस्ट उस दिन तो उस व्यक्ति को ऐसा ना फील हो कि उसे कम मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रही है कोई भी सामग्री पढ़ाई से रिलेटेड। तो ऐसे में ऑफ़र दिया जाता है और उस दिन ऑफ़र का वो फ़ायदा उठाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, आप अगर पहले ई बुक लिए हो या आपको अगर भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप सक्षम हो, आप ले सकते हो ई बुक, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे सामान खरीदते हो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट मत फील किया करो कि आपको ऑफ़र का फ़ायदा नहीं मिल पाया, आपने पहले परचेज़ कर लिया। अगर आपने पहले परचेज़ किया है तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति से पहले भी पढ़ना स्टार्ट किए होगे और उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा समय भी मिला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और थोड़ा सा आप लोग इस भावना का भी कदर कीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी महंगी महंगी बुक्स का, तो ऑफ़र्स का अगर वो लाभ उठा रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और रही बात कि ई बुक्स का प्राइस क्यों रखा जाता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे कम प्राइस में ई बुक रखी जाती है, लेकिन ई बुक्स को राइट कराने में, इसके टाइपिंग में, इसके एडजस्टमेंट में कुछ खर्चे हमें भी लगाने पड़ते हैं। तो उन सब का प्राइस ही सिर्फ लिया जाता है और वो भी बहुत कम मात्रा में। तो इस वजह से ई बुक का प्राइस रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके लिए क्लियर कर दिया हूँ। हालांकि किसी स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट नहीं किया है कि ऑफ़र क्यों दिया गया, ऐसा कुछ
क्योंकि मैं आप लोगों से दिल से जुड़ना चाहता हूं और इस वजह से मुझे भी ये लगता है कि आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, जिससे हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने कौन सी पुस्तक लिखी है। अगला है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी बना नहीं है, बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इन दोनों ही क्वेश्चंस की PDF और क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ऐड हो जाइए, वहाँ पर भी सभी वीडियो की PDF फाइल भेजी जाती है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।